नमस्कार दोस्तों सदियों से भारत विदेशी यात्रियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। इनमें कई ऐसे भी यात्री रहे हैं जिन्होंने भारत को बहुत अच्छे से जाना, समझा और जो पाया उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाया। दोस्तों, वेनसांग, अल बरूनी, फावान, मैगस्थनीज, मार्को पोलो कुछ ऐसे यात्री थे जिन्होंने प्राचीन भारत को अपनी आंखों से देखा और ये सभी उस समय भारत की धरती पर कदम रखने वाले कुछ खास लोगों में से एक थे, जिनके बारे में इतिहास में कई सारी बातें लिखी गई हैं। दोस्तों, लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा भी कई सारे लोग इस लिस्ट में शामिल हैं जिनके बारे में आज हम इस वीडियो पर आपको बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिल सकें। तो दोस्तों, चलिए आपको ले चलते हैं आज से 700 साल पुराने भारत की ओर। दोस्तों, हमारे भारत में कुछ ऐसे भी विदेशी यात्री आए हैं जिन्होंने इतिहास को लिखा भी है और बनाया भी है। ऐसा ही एक खास यात्री था, वह था इब्न बतूता। जी हाँ दोस्तों, इब्न बतूता ने अपने जीवन काल में 30 दशक तक कई देशों की यात्रा की। दोस्तों, इब्न बतूता की भारत यात्रा आपको 700 साल पहले के भारत के कई अनजाने पहलुओं से परिचित कराती है और वह है पुस्तक सार। दोस्तों, मोरक्को के रहने वाले इब्न बतूता ने जितनी लंबी यात्रा की वह वास्तव में बेमिसाल थी। दोस्तों, इब्न बतूता, जिनका जन्म 24 फरवरी 1304 में मोरक्को प्रदेश के महान नगर तांजियर में हुआ था, जो कि एक बुद्धिमानी अफ्रीकी यात्री थे और इनके बारे में सुना जाता है कि ये सिर्फ 22 साल की उम्र में ही दुनिया घूमने निकल पड़े थे और अपने सफ़र के दौरान इन्होंने 7500 मील का सफ़र तय किया था। दोस्तों, उस दौर के ये सिर्फ अकेले ऐसे यात्री नहीं थे जिन्होंने अपनी यात्रा के दौरान सभी मुस्लिम शासकों के राज्यों को बहुत ही बारीकी से देखा और सुना था, बल्कि अपनी यात्रा में इन्होंने नॉर्थ और वेस्ट साउथ अफ्रीका, साउथ ईस्टर्न यूरोप, मिडिल ईस्टर्न, साउथ सेंट्रल, साउथ इन एशिया और चाइना जैसे बड़े बड़े देश शामिल थे। दोस्तों, वह टाइम था 14 जून 1325 जब इब्न बतूता सफ़र के लिए अपने घर से निकले और तभी उन्हें रास्ते में ट्रेस के यात्री मिल गए जिनके साथ वे अपने सफ़र पर आगे निकल पड़े। इसके बाद 5 अप्रैल 1326 को वो अल्जीरिया के टूनिस से होकर अलेक्जेंड्रिया जा पहुंचे, जो उस समय दुनिया के 4 सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था। अपने 30 साल के सफ़र के बाद जब वो अपने देश पहुंचे तो उन्होंने अपने सफ़र की संपूर्ण जानकारी सभी को बताई, परंतु किसी ने भी उनकी इस बात पर विश्वास नहीं किया सिवाय मोरक्को के राजा के। दोस्तों, राजा ने इब्न बतूता को अपने राज्य में काजी के पद पर नियुक्त कर दिया और साथ में एक लेखक भी दे दिया, जिसका काम था इब्न बतूता के बताए हुए अपने 30 साल के सफ़र में जो कुछ भी देखा उसे कागज़ पर उतारा जाए। दोस्तों, उनके 30 साल के सफ़र को किताब उल रिहल पर लिखा गया था और सन 1809 में इस किताब को एक फ्रेंच विद्वान ने दुनिया के सामने लाया। इस किताब से भारत वाले हिस्से को अलग कर उसे एक किताब का नाम दिया गया जिसका नाम था इब्न बतूता की भारत यात्रा। दोस्तों, इस पुस्तक में क्या क्या लिखा गया था, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, इस किताब की शुरुआत होती है साल 734 हिजरी से, जब इब्न बतूता सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे पहुंचे थे, जैसे आज इस जगह को पंजाब के नाम से जाना जाता है, जो मोहम्मद शाह तुगलक का राज भी यहीं से शुरू होता था। दोस्तों, उन्होंने आगे अपनी पुस्तक में लिखा कि कैसे उस दौर में खत और संदेशों को घोड़ों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता था। अपनी किताब में उन्होंने आगे बताया कि वे एक जनानी नामक एक नगर से होते हुए रेगिस्तानी शहर में जा पहुंचे, जहां का रहन सहन उन्हें बहुत अच्छा लगा। इसके बाद इब्न बतूता वहां से मुल्तान की ओर चल दिए और करीब 2 माह वहां रहने के बाद वहां से दिल्ली के लिए निकल पड़े और तकरीबन 40 दिन के लंबे सफ़र के बाद वो और उनके साथी सीधे अबोहन पहुंच जाते हैं और फिर आगे लगभग 2 दिन के और सफ़र के बाद वो अजोधन आ जाते हैं, जहां उनकी भेंट बादशाह मोहम्मद शाह तुगलक के गुरु शेख फरीदुद्दीन से होती है। यही वह स्थान है दोस्तों जहां इब्न बतूता को सती प्रथा के बारे में जानकारी हुई।
दोस्तों इसके बाद यहाँ से निकलने के बाद वो सिरसा से होते हुए सीधे पालन गांव जा पहुंचे, जो दिल्ली से सिर्फ 10 कोस की दूरी पर ही था और अब वो दिल्ली के काफी पास आ चुके थे। वहां पहुंचने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि बादशाह तुगलक कन्नौज की यात्रा के लिए निकल गए हैं। तभी इब्न बतूता ने दिल्ली के बारे में अपनी किताब में लिखा कि उस दौर में दिल्ली एक छोटा नगर नहीं था, बल्कि यह एक दूसरे से लगा हुआ एक बड़ा शहर था। उस दौर में दिल्ली तुगलकाबाद, सीरी, जहांपनाह जैसे तीन तीन बड़े बड़े नगरों से मिलकर बना हुआ था। उस समय बादशाह तुगलक अपनी दिल्ली के चारों ओर दीवार बनवाना चाहते थे, परंतु दीवार बनवाने में काफ़ी पैसे लगेंगे, तो उन्होंने अपने इरादे को बदल दिए और इब्न बतूता की किताब के अनुसार उस समय दिल्ली के करीब 28 द्वार हुआ करते थे। दोस्तों उस समय दिल्ली में जामा मस्जिद, कुतुब मीनार जैसी बड़ी बड़ी कलाकृतियों वाली इमारतें मौजूद थीं, जिसे देखकर इब्न बतूता काफ़ी आश्चर्यचकित और हैरान हो गए। इसके अलावा उन्होंने अपनी किताब में अलग अलग अनाजों के बारे में भी बताया, जिसमें मूंग, मूठ, धान जैसे अनाज मौजूद थे, जो उस समय भारतीय लोगों के भोजन के लिए अहम हिस्सा हुआ करते थे। इसके बाद उनकी मुलाकात मोहम्मद शाह तुगलक से होती है। दोस्तों इसके बाद मोहम्मद शाह तुगलक के जरिए इब्न बतूता अपनी किताब में दिल्ली के इतिहास के बारे में बताते हैं कि सबसे पहले दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हुआ करता था और जिसके बाद इल्तुतमिश, रजिया, खिजली और मोहम्मद शाह तुगलक जैसे शासकों ने दिल्ली में राज किया था। दोस्तों इब्न बतूता ने अपनी किताब के 5वें अध्याय में दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह तुगलक के बारे में जिक्र किया है, जहां उन्होंने तुगलक के स्वभाव से लेकर उनकी कई बातों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मोहम्मद तुगलक अपने सभी कामों में सही गलत का विचार किए बिना किया करते थे, अब चाहे वह किसी को दान देना हो या फिर किसी को दंड देना। दोस्तों उन्होंने बताया कि शायद ऐसा कोई दिन नहीं गया जहां मोहम्मद तुगलक ने किसी गरीब को अमीर न बनाया हो, और ऐसा कोई दिन नहीं कटा है कि जब वह किसी को मौत के घाट न उतारा हो। लेकिन इसके बाद भी मोहम्मद शाह तुगलक की गिनती अच्छे राजाओं में गिनी जाती थी। उन्होंने बताया कि मोहम्मद शाह तुगलक के राजमहल में अनेक दरवाजे हुआ करते थे, जिन्हें पार करके ही राज दरबार में आना होता था। महल के शुरुआती 3 दरवाजे में कई सारे सैनिकों का पहरा हुआ करता था और इनके साथ कई सारे शहनाई और ढोल बजाने वाले भी हुआ करते थे, जो किसी खास मेहमान के आने पर उनके स्वागत में शहनाई और बाजे बजाया करते थे। दोस्तों उन्होंने बताया कि एक दरवाजे पर जल्लादों के लिए एक चबूतरा भी बनाया गया था, जहां बादशाह के आदेश पर अपराधी का सर काटकर 3 दिन तक वहीं द्वार पर ही लटकाया जाता था। तथा उन्होंने आगे बताया कि दूसरे और तीसरे दरवाजे पर एक घोषणा करने वाला सैनिक बैठता था, जिसके हाथों में एक स्वर्ण दंड और सिर पर एक पगड़ी होती थी। दोस्तों इब्न बतूता ने आगे ये भी लिखा है कि बादशाह तुगलक का दिल्ली को तोड़कर बसाने का जो फैसला था वह उनके शासनकाल का सबसे गलत फैसला था, जिसके कारण तुगलक ने दिल्ली में जो भी काम अच्छा किया था उन सभी पर पानी फिर गया था। इसी वजह से मोहम्मद तुगलक को एक सनकी राजा के रूप में पूरे संसार में जाना जाने लगा था। दोस्तों मोहम्मद तुगलक ने इब्न बतूता को अपने राज्य का काजी बना दिया और उनको वेतन के रूप में 1200 दिनार दिए जाते थे। लेकिन कुछ समय के बाद बादशाह इब्न बतूता से नाराज हो गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। इसके बाद जब वो वहाँ से निकले तो वो सीधे दिल्ली से 2 कोस दूर ताजपुरा शहर जा पहुँचे, जहाँ उनके साथियों से उनकी मुलाकात हुई और फिर वो अपने साथियों के साथ एक और लंबी यात्रा के लिए चल दिए, जहां वे उज्जैन, कन्नौज और ग्वालियर से होते हुए सीधे दौलताबाद जा पहुंचे, जहां पर उन्होंने देवगिरी किले के दर्शन भी किए तथा उन्होंने इसके बारे में बताया कि इस किले में कितने बड़े बड़े चूहा हुआ करते थे कि बिल्लियां भी उनसे डरती थीं। इसके बाद वो कंधार जा पहुंचे और इसके बाद उनकी अगली यात्रा जहाज द्वारा 2 दिन के सफर से कोका स्थान जा पहुंचे, जिसे आज हम गोवा के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ से वो सीधे कालीकट पहुँचते हैं और फिर समुद्र के रास्ते सीधे श्रीलंका होते हुए कर्नाटक की ओर निकल पड़ते हैं तथा फिर वहाँ कुछ समय रहने के बाद वो मालदीव की ओर चल पड़े। इसके बाद फिर वो बंगाल आ जाते हैं और इसके बाद अगला उनका सफ़र चीन की ओर हो जाता है, जो उनकी भारत यात्रा किताब का अंतिम अध्याय होता है।
दोस्तों, इस इब्न बतूता की किताब से हमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिली, जो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारी मेहनत और वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। हम मिलते हैं अगले और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी दोस्तों को जय हिंद।